Dear students, BSc Part 3rd Physical Chemistry Unit number 3rd Spectroscopy Video number 7। आज हम पढ़ेंगे द नॉन रिजिड रोटेटर या अदृढ़ घूर्णी मॉडल। इससे पहले आपने दृढ़ घूर्णक के बारे में पढ़ा। दृढ़ घूर्णक और अदृढ़ घूर्णक दोनों में अंतर यह है कि दृढ़ घूर्णक में दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी है वो निश्चित रहती है, जबकि अदृढ़ घूर्णक में दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी निश्चित नहीं रहती है। ऐसा माना जाता है कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष दोनों परमाणुओं को घुमाया जाता है तो घूमने से उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स नहीं रहती है। अब हम डिस्कस करते हैं एक दृढ़ द्विपरमाणु अणु का घूर्णन स्पेक्ट्रम में जैसे जैसे जे का मान बढ़ता है बी के मान में कमी आती जाती है। जे के उच्च मान पर घूर्णन की गति बढ़ जाती है, जिससे आई का मान बढ़ने लगता है और दोनों परमाणुओं के बीच में तनाव उत्पन्न होने लगता है। वह परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, अतः अणु अदृढ़ घूर्णक की तरह व्यवहार करने लगता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब दृढ़ घूर्णक में दो परमाणुओं के बीच की दूरी को फिक्स माना गया है, लेकिन वास्तव में दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी जैसे जैसे जे लेवल के मान में बढ़ोतरी होती है फिक्स नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? ऐसा इस कारण से होता है कि जैसे जैसे जे का मान बढ़ेगा बी के मान में कमी आती है। जे के मान जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो आई बढ़ने लगता है और दोनों परमाणुओं के बीच में जो है तनाव उत्पन्न होने लगता है और इस तनाव के उत्पन्न होने के कारण दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तब अणु दृढ़ घूर्णक के बजाय अदृढ़ घूर्णक की तरह व्यवहार करने लगता है। यहाँ पे बाईं तरफ देखिए, जहां क्रसर है, जे का मान ज्यादा होगा, ओमेगा आवृत्ति जो है घूर्णन आवृत्ति जिसको हम कहेंगे वो बढ़ जाती है। घूर्णन आवृत्ति बढ़ने से आई का मान भी बढ़ जाता है। आई के मान जब बढ़ता है तो आई बराबर होता है म्यू आर स्क्वायर। उस स्थिति में जब आई का मान बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर आई स्क्वायर है म्यू आर स्क्वायर में म्यू हमेशा समानित द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है जो कि स्थिर रहता है, लेकिन आई का मान बढ़ता है। इसका मतलब ये किसके कारण बढ़ता है? आर में परिवर्तन के कारण बढ़ता है और जब आर में परिवर्तन होता है या आर का मान बढ़ जाता है तो आई का मान भी बढ़ा हुआ आपको मिलता है। यहाँ इस इक्वेशन में देखिए आई बराबर म्यू आर स्क्वायर में म्यू स्थिर है, अतः आर का मान बढ़ने लगता है और अणुओं के बीच की जो परमाणुओं के बीच की जो दूरी है वो निश्चित नहीं रहती है, अर्थात उनके बीच की दूरी जे के उच्च मान पर अधिक हो जाती है। अतः हम ये मानते हैं कि दोनों परमाणु किसी एक ऐसी स्प्रिंग से बंधे हुए हैं जिनको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सापेक्ष घुमाने पर जैसे जैसे जे का मान बढ़ेगा, घूमने की गति बढ़ेगी, घूर्णन की गति बढ़ेगी, तो इनके बीच की दूरी जो है बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ देखिए अदृढ़ घूर्णक के लिए ऊर्जा का मान, यदि हम एनर्जी निकालते हैं ई जे, तो ई जो एनर्जी है उसमें एच सी का भाग दे देते हैं। दृढ़ घूर्णक के लिए हमने निकाला था बी जे जे प्लस 1। अब जैसे जैसे एनर्जी का मान जे के आधार पर निर्भर कर रहा है, लेकिन अदृढ़ घूर्णक के लिए एनर्जी का जो मान है वो यहाँ से देखिए बी के मान में कमी आती है, तो बी के मान में कमी कितनी हो जाती, ये जो अंतर है वो कम कितना होता है, या ऊर्जा का मान जो हमें मिलेगा वो कितना होगा, वो है माइनस बी जे जे प्लस 1 माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट बंद जे स्क्वायर जे प्लस 1 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ये एनर्जी जो है हमें मिलेगी किसकी? अदृढ़ घूर्णक की। बी की तुलना में डी का मान बहुत कम होता है। डी यहाँ पर वैल्यू है इसकी 4 बी क्यूब अपॉन वीई स्क्वायर। यहाँ डी सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट होता है, जबकि न्यू नोट है फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। बी की तुलना में डी का मान काफी कम होता है, इसलिए ये वाला जो फैक्टर है ये ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है जब जे का मान कम होता है, लेकिन जैसे जैसे जे का मान बढ़ेगा इस फैक्टर की वैल्यू या इस पद का जो मान है वो ज्यादा होने लगता है, जिससे कि ई के मान पर प्रभाव पड़ने लगता है। सिलेक्शन रूल है यहाँ पर वही हमारा डेल जे इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। दृढ़ घूर्णक के लिए भी सिलेक्शन रूल यही था।
लागू करने पर जैसे j+1 में यदि हम जाते हैं तो संक्रमण से हुआ ऊर्जा अंतर समीकरण हमें देखने को मिलेगा डेल ई जे j+1 इक्वल्स टू ई j+1 से ये हम कम कर देंगे यहाँ पर, यानी एक उच्च ऊर्जा स्तर की एनर्जी और निम्न ऊर्जा स्तर की जो एनर्जी है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो उच्च ऊर्जा स्तर j+1 मान लेंगे और जो लोअर लेवल है या निम्न ऊर्जा स्तर है उसको हम ई जे मान लेंगे। अब दोनों के मान रखेंगे तो हायर वैल्यू के लिए हम जे के स्थान पर j+1 रख देंगे और ये एज इट इज जे रह जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन देखिए जहाँ क्रशर है बी जे j+1 माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट जे स्क्वायर j+1 का होल स्क्वायर, तो इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो बी जे के स्थान पर j+1 आ जाएगा, j+1 के स्थान पर j+2 क्योंकि हायर लेवल है, माइनस डी जे के स्थान पर j+1 का होल स्क्वायर और j+2 का होल स्क्वायर। इसमें से हम घटा देंगे लोअर लेवल बी जे j+1 माइनस है, घटा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा डी जे स्क्वायर j+1 का इंटू में जो है होल स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसमें से ये वाला भाग घटाएंगे तो हमें जो है अगली इक्वेशन जो देखने को मिलेगी वो इस प्रकार से होगी। यहाँ देखिए इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा ई डेल ई जे j+1 से जब ट्रांजिशन होता है उस स्थिति में हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है 2b j+1 माइनस 4d j+1 का होल क्यूब। यानी फिर से देखिए जब हम लोअर लेवल से हायर लेवल में ट्रांजिशन होते हैं तो उस समय जो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होता है वो है हमारे पास 2b j+1 माइनस 4d j+1 का क्यूब सेंटीमीटर इनवर्स, अर्थात जैसे j+1 में संक्रमण से उत्सर्जित अथवा अवशोषित विकिरणों की आवृत्ति v बार जैसे j+1 में जाएंगे तो 2b j+1 माइनस 4d j+1 क्यूब सेंटीमीटर इनवर्स हमें देखने को मिलता है। अब अलग अलग ट्रांजिशन की बात करते हैं हम। यदि हमारा ट्रांजिशन न्यू बार 0 से 1 तक है, अगर ट्रांजिशन न्यू यानी 0 लेवल से 1 में हम जा रहे हैं तो आवर्ती अंतर हमें कितना देखने को मिलेगा, यानी उत्सर्जित अथवा अवशोषित विकिरणों की आवृत्ति हमें कितनी मिलेगी। 0 से जब 1 में ट्रांजिशन होते हैं तो जे का मान, ये वाली जो इक्वेशन है ऊपर जहां क्रशर आपको नजर आ रहा है इसमें आप जे के स्थान पर 0 रख दीजिए तो 2b जे के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0+1 माइनस 4d 0+1 क्यूब, जैसे मान रखेंगे तो यह आ जाएगा 2b माइनस 4d सेंटीमीटर इनवर्स। यदि हमारा ट्रांजिशन v बार 1 माइनस 2 में होता है, यदि हमारा ट्रांजिशन 1 से 2 में होता है उस स्थिति में हम j के स्थान पर 1 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2b 1+1 माइनस 4d 1+1 का क्यूब। यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4b माइनस यदि आप इसको सोल्व कर लीजिए तो 2 की पावर 3 832 डी। ठीक है, आगे चलिए। यदि ट्रांजिशन v सेकेंड लेवल से थर्ड लेवल में होता है या v बराबर 2 से 3 लेवल में अगर ट्रांजिशन होता है, वाइब्रेशन लेवल 2 से 3 में अगर ट्रांजिशन होता है उस स्थिति में j के स्थान पर हम 2 रख देंगे, लोअर लेवल को हम रखेंगे 2b j+1 की जगह आ जाएगा 2+1 माइनस 4d j+1 होल क्यूब है तो इसके 2+1 का होल क्यूब, इसको सोल्व करेंगे 2+1 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6b माइनस 108d सेंटीमीटर इनवर्स। आगे चलिए, यदि हम यहाँ पर सोल्व करते हैं या ट्रांजिशन होता है v बार 3 से 4 में तो 2b 2 के स्थान पर 3+1 यानी 3 से 4 में जा रहे हैं तो j का मान 3 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पे भी j का मान 3 हो जाएगा। मान रखेंगे 3+1 कितना हो गया, यहाँ पे देखिए जहाँ क्रशर है 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8b माइनस 3+1 4 का क्यूब को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256d सेंटीमीटर इनवर्स। यदि हम शुरुआती दो पद देखते हैं 2b 4b 6b 8b और इधर ये माइनस में आ रहा है 4d माइनस 32d माइनस 108d एंड माइनस 256d। अब यदि शुरुआत में जो पद 2b में से कम हो रहा है 4d कम हो रहा है 4b में से कम हो रहा है 32d, तो शुरुआती जो पद हैं उसमें d का जो मान है या
डी वाला ये जो भाग है जहां आपको क्रस्टर दिखाई दे रहा है, इसका मान बेहद कम होता है, इसलिए ये इतना ज्यादा प्रभावी नहीं होता है। तो जे के जो लोअर लेवल्स हैं उस समय तो इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस है दो परमाणु के बीच की, उसमें ज्यादा अंतर नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे हायर लेवल की तरफ जाएंगे, घटने वाला जो पद है 108 और 256 डी एक बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है या बहुत बड़ी मात्रा हो जाती है, जिसके कारण जो है जैसे जैसे जे का मान उच्च स्तर की ओर हम जाएंगे, आवृत्ति में से जो 6b और 8b हमें मिल रहा है उसमें से घटने वाला पद जो है बहुत बड़ा होता चला जाता है, जिससे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है बढ़ने लगती है और b के मान में, एक्चुअल मान में जो है कमी होती है। यहाँ पर 2b में से सिर्फ 4d घटेगा, यहाँ 4b में से सिर्फ 32d घटेगा, यहाँ 6b में से -108d कम हो जाएगा, इतना मान जो है यहाँ पे कम हो जाएगा। जबकि यहाँ पर 8b में से -256d सेंटीमीटर इनवर्स कम हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि घूर्णन स्पेक्ट्रम लाइनों के मध्य की दूरी जे के मान बढ़ने से बढ़ती जा रही है, यानी डी का मान बी की तुलना में काफी कम होता है। जे के प्रारंभिक मानों पर तो स्पेक्ट्रम लाइनों के मध्य दूरी लगभग समान प्रतीत होती है, यानी उनमें ज्यादा अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जे के उच्च मान पर यह अंतर बहुत अधिक हो जाता है, जिससे हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। अर्थात हमें जो है डी का जो वैल्यू है हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि दृढ़ घूर्णक में दो परमाणुओं के बीच की दूरी निश्चित रहती है, लेकिन अदृढ़ घूर्णक में जैसे जैसे जे के मान बढ़ते जाते हैं, दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी जो है घूर्णन आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। और हमें शुरुआत में जब स्पेक्ट्रल लाइनों के बीच की अगर डिस्टेंस देखते हैं तो उनमें ज्यादा अंतर हमें कंपेरेटिवली जो है, अगर हम दृढ़ घूर्णक से इसकी कंपेयर करें तो ज्यादा अंतर हमें नजर नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे जे का मान उच्च होता जाता है, दृढ़ घूर्णक के बजाय अदृढ़ घूर्णक में जो है माइनस होने वाला पद बढ़ने की वजह से जो है आवृत्ति में अंतर जो है 6b का मान या जो b के जो मान है उनमें काफी कमी होती चली जाती है, और b के मान में कमी होने से जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ने लगती है, क्योंकि b i से इनवर्सली जो है प्रोपोर्शनल है। तो उस स्थिति में b का मान, यदि मान i का मान म्यू आर स्क्वायर है तो i r पर डिपेंड है। तो ये अगर मान लो एक चीज कम हो रही है, b यदि कम हो रही है तो i बढ़ रहा है, और i बढ़ रहा है तो r भी बढ़ता है, क्योंकि ये तीनों जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अतः हमने यहाँ ये डिस्कस फाइंड आउट करा है कि घूर्णन स्पेक्ट्रम लाइनों के बीच की दूरी जो है जे के बढ़ने के मान से जो है कम होती चली जाती है। डी का मान बी की तुलना में काफी कम होता है। जे के शुरुआती मानों में तो स्पेक्ट्रल लाइनों के मध्य की दूरी लगभग हमें समान प्रतीत होती है, लेकिन जे के उच्च मान पर यह अंतर अधिक हो जाता है, जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हमें उसको ऑब्जर्वेशन में लेना ही पड़ता है। धन्यवाद।